गराहा अब चीनी संभलने लगे, हमाला से चश्मे उभरने लगे। जितने भी कंट्रीज हैं दैट आर स्केप्टिक ऑफ वेस्ट इंस्टीट्यूशंस, दैट आर विक्टिम्स of West colonization and the partners of economic initiatives of China like BRI, वो चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली इंगेज हो रही हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिएशन के को सिग्नेटरीज में हमें उन कंट्रीज़ का रोल बज़ाहिर तौर पे नज़र आया है। दुनिया के काफ़ी सवालात हैं इस चाइनाज वर्जन ऑफ वर्ल्ड कोर्ट को लेकर। क्या ये एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट, हम पहले एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं बिटवीन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिएशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एज द नेम implies, it is a judicial body. That means it does the justice through arbitration, through mediation or any other means. लेकिन हम स्ट्रक्चरली देखें तो there are 15 judges in the National Court of Justice और वो जजमेंट करते हैं बिटवीन द कंप्लेनिंग बॉडीज और कन्विक्शन या वर्डिक अनाउंस करते हैं। दे हैव द राइट टू डू द मेडिएशन बिटवीन टू कंट्रीज, डैट मीन्स जो पार्टीज होंगी वो कंट्रीज होंगी। अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेडिएशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो चाइना का एक न्यू फ्रेमवर्क है उसमें जो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाएंगे वो सिर्फ कंट्रीज़ और कंट्रीज़ के दरमियान नहीं किए जाएंगे बल्कि कंट्रीज़ एंड द नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज़, नेशनल ऑफ वन कंट्री एंड द नेशनल ऑफ अदर कंट्रीज़ एंड कंट्रीज़ with the private international organizations as well as between the private international organization. That means the scope of the entity is very big as compared to the International Court of Justice जो कि सिर्फ limited है to resolve the disputes between the countries only. अब यहाँ पे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन या उसकी पावर देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ द राइट टू इशू एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द नेशनल ऑफ एनी कंट्री, but does not mean power. मतलब वो on the paper they can issue a warrant, on the paper they can issue a verdict and a conviction, but in order to execute and implement that conviction it has to go to the Security Council and we all are aware there are 5 vetoes in the Security Council। और कोई भी जो verdict है या कोई final decision है उसकी implementation के रास्ते में हमारे पास 5 countries के decisions आते हैं और उनकी वीटो पावर आ जाती है। तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर कर देता है किसी नेशनल को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देता है, फॉर एग्जांपल नेतन्याहू इज़ अ वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर्ड बाय द ACG, फॉर एग्जांपल व्लादिमीर पुतिन इज़ अ वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर्ड बाय द ICG, बट बोथ the criminals are not being arrested because of the veto power and because of the Security Council hurdle. International Organization of Mediation, as the name implies, it will not be an arbitrary organization. There won't be any judges जो कि फाइनल जजमेंट दे देंगे, पॉलिटिकल फाइनेंशियल सेक्शंस लगा देंगे, इराक को स्टोन एज में धकेल देंगे, सिविल वॉर्स कर लेंगे लीबिया, यमन, सीरिया में, और प्रो वेस्टर्न अथॉरिटीज़ ले आएंगे, प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ले आएंगे, प्रॉक्सीज ले आएंगे, टैरिफ्स लगा देंगे। तो मेडिएशन मीन्स कि म्यूचुअल कंसेंसस से और विन विन सिचुएशन के तहत कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा और इक्वालिटी लाई जाएगी, ना कि एक सर्टन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ या एक सर्टन आइडियोलॉजी को डोमिनेट किया जाएगा। तो चाइना उभर रहा है डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी के साथ नहीं बल्कि इक्वालिटी, हार्मनी, फ्रेंडशिप और इनडिविजिबल सिक्योरिटी की मैनिफेस्टो और स्लोगन के साथ। चाइना के इस इनिशिएटिव का हम थोड़ा बैकड्रॉप देख लेते हैं, थोड़ी टाइमिंग्स देख लेते हैं। तो amidst the growing geopolitical tensions on almost every juncture of the world, be it Eastern Europe, Middle East, South Asia, Southeast Asia, there is a war, a humanitarian crisis, a financial crisis going on almost everywhere in the world. And complementary to this are the US टैरिफ्स जो कि EU पे अब लग रहे हैं, इंडिया पे लग रहे हैं। US is giving harsh statements on many important and significant issues of the world, और कहीं पे US की प्रॉपर हमें इनसेंसिटिवनेस दिख रही है। तो amidst this all चाइना अपना स्टेप इन करता है in the frame of global governance, international governance order, और अपने इनिशिएटिव के साथ आता है उस टाइम पे जबकि ईस्ट को लग रहा है कि इट इज़ नॉट बीइंग हर्ड। तो चाइना ना सिर्फ ईस्ट को सुनेगा बल्कि ईस्ट को प्लेटफॉर्म भी देगा कि दुनिया उसे सुने। तो जहाँ पे बात आती है चाइना की स्ट्रेटेजिक राइज की, वहीं बात आती है एशियन सेंचुरी की, राइज ऑफ एशिया की। तो यकीनन इट इज़ द राइज ऑफ एशिया। जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना की तरफ से स्पीच आती है
उसमें एक रफ फ्रेमवर्क दिखाया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिएशन का, और कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को फॉलो करेगी, ह्यूमन राइट्स को फॉलो करके, और उनसे इंस्पिरेशन लेके इस ऑर्गेनाइजेशन को मूव फॉरवर्ड किया जाएगा। एंड वन ऑफ द मेन पॉइंट्स इज कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल गैप है मेडिएशन में, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशन बॉडीज कि दे आर नॉट इनफ बॉडीज, और देर इज़ गैप इन एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू मेडिएशन। सो हम देखते हैं कि आर्बिट्रेशन है, जजेस फैसला दे देते हैं, वीटो पावर्स जो करना चाहें कर लेती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का ज़रूरत से ज़्यादा रोल है यूनाइटेड नेशंस में, और देखते हैं हम साउथ एशिया में कि इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व यूएन नहीं करती, बल्कि यूएस करता है आके। तो डैट मीन्स जो मेडिएशन कर रहा है वो यूएस कर रहा है एट द एवरी इम्पोर्टेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो व्हाट इज़ एक्चुअली द role of UN in peace settlement and peace development around the world? So there is a long standing institutional gap in mediation. तो उस गैप को फिल करने के लिए चाइना अपने इस इनिशिएटिव के साथ आ रहा है। जो मैनिफेस्टो है चाइना का, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के मुताबिक, इट इज़ टू इन्हांस द रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इन इंटरनेशनल गवर्नेंस, विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि चाइना एंड द ईस्ट and the co-signatories bodies feel that there is not enough representation and enough voice that is being heard in the international governance of global south. global south को सुनने वाला कोई नहीं है, उनके लिए mediate करने वाला कोई नहीं है, उनको रिप्रेजेंटेशन इक्वली नहीं दी जाती, और उसको वैक्यूम को फिल करने के लिए चाइना आ रहा है अपने इस वर्जन ऑफ वर्ल्ड कोर्ट के साथ। इन कंक्लूजन सबके दिमाग में ये सवाल है कि इज चाइना कमिंग अप विद इट्स ऑन यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ओवरथ्रोइंग यूएसए, और इज दिस जस्ट स्टार्ट ऑफ मल्टीपोलर मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर? तो जहाँ हम बात करें रिप्लेसमेंट एंड ओवरथ्रोइंग ऑफ यूएसए एंड यूएसए लेड लिबरल इंस्टीट्यूशंस की, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इवन इफ इट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना, बिकॉज द मॉरल एंड लीगल क्रेडिबिलिटी एंड स्टैचर of liberal institutions of USA are more deep rooted into the international system, and for the China it will take a lot more time, because still the economic institutions of the China need a lot of time to establish their roots, grounds, and to achieve the consequences and the results that they are looking forward to. तो चाइना के लिए अपने डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटेन वुड्स के बाद जिस तरह वर्ल्ड बैंक आया, जिस तरह अब यूएन आया, उस लेवल पर पहुंचाने के लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी हमारे लिए इट इज़ नॉट क्वाइट अप्रोप्रिएट टू यूज़ द टर्म दैट इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड और यूएसए इज़ बीइंग ओवरथ्रोन, बट द फैक्ट दैट यूएसए इज स्टिल द डोमिनेंट पावर, यूएसए इज स्टिल द सुपर पावर, बट it is not unchallenged now. China and the groupings of underdevelopment countries, global south, is certainly challenging the authority of the US dominance and the hegemony, and US needs to find its way out of it either through cooperation or through competition. But मेरा personal analysis ये है, US need to engage and cooperate with the China instead of Trump's policies like imposing tariffs and withdrawing the manufacturing hubs and big companies. It will make USA more fragile. Thank you for watching me till this very end. Comment section is always open for both your support and counter arguments. I'll see you in next video.